अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद सईद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अभिजीत चटवा। तो देखते हैं सर की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। एक सोसाइटी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे हमारी है चाहे कोई भी है, उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है दैट इज एजुकेशन। हाँ, क्या आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो आज से हजारों साल पहले हम लोग सही कर रहे थे भारत में और आज वहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है? कैन वी टॉक अबाउट दैट? बिकॉज यहाँ पर जो बहुत सारे लोग बैठे हैं वो इसी एज ग्रुप में है, अराउंड 18, 19, 20 years. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट अगर हम उसके बारे में जी जी आप कुछ बात कर सके। जी। आज का जो एजुकेशन सिस्टम वो एक्चुअली 19th सेंचुरी ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है, उसी को हम आज चला रहे हैं। आज हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, MBA देंगे, ऐसी डिग्रीज देंगे, लेकिन सिस्टम वही है, पद्धति वही है, पढ़ाने का तरीका वही है। फोकस इज ऑन एग्जाम्स, फोकस इज ऑन मेमोराइजेशन, फोकस इज ऑन डिग्रीज, और स्कूल में फोकस इज ऑन कंप्लीट एब्सोल्यूट ओबीडियंस। मे आई गेट अप टीचर, मे आई सिट डाउन टीचर, मे आई ड्रिंक वाटर टीचर। आप सांस भी नहीं ले सकते विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द टीचर। तो आप एसेंशियली बिल्कुल ओबीडियंट शीप बन रहे हो। यू आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस, यू नॉट अलाउड टू थिंक। और इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं ये सीखते नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू थिंक एंड सेकेंडली हाउ टू लर्न। यू हैव टू लर्न हाउ टू लर्न। आप कुछ नई स्किल या कोई नया कंसेप्ट कैसे सीखेंगे? आप सिर्फ मेमोराइजेशन करके नहीं सीख सकते, आपको एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट, उसको यूज करना है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ। दैट इज अ रियल एक्विजिशन ऑफ अ स्किल, और ये सब हमें सिखाया नहीं जाता है। तो हिस्टोरिकली कैसा था? हिस्टोरिकली हमारा सिस्टम बहुत अलग था। वैदिक समय में गुरुकुल सिस्टम था, जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन गुरुकुल क्या था ये हर कोई गुरुकुल नहीं जाता था। हमारा एक्चुअल जो एजुकेशन सिस्टम था इट वाज सेंटर्ड अराउंड टेम्पल्स। हमारे पूरे सिविलाइजेशन में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में हर जगह टेम्पल्स होते थे। सो टेम्पल्स जो थे, मंदिर जो थे, दे वर द सेंटर्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। और हर मंदिर, जो छोटा मंदिर होता था, वो लोकल जो बच्चे होते थे आजू बाजू के, उनको बेसिक एजुकेशन देता था, लाइक काखा गाघा ये सब, और बेसिक गणित, मैथमेटिक्स। फिर बड़े टेम्पल होते थे जहाँ पर मोर एडवांस एजुकेशन मिलता था, और फिर कुछ बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तक्षशिला, नालंदा, हमने सुना है इनके बारे में, जहाँ पर बेस्ट एजुकेशन इन द एंटायर वर्ल्ड मिलता था। और दुनिया भर से लोग आते थे, ग्रीस, यूनान से आते थे, चाइना से आते थे, चीन, श्वानजांग एक्सेट्रा, सेंट्रल एशिया से स्कीथियंस आते थे। हर कोई यहाँ पर भारत में आता था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो हमारा बहुत सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम था और हर जगह स्प्रेड था, डिसेंट्रलाइज था, ये था। और उसका फोकस था ज्ञान एक्चुअली अक्वायर करने का। और हर व्यक्ति को लेट्स से मास्टर्स डिग्री लेवल तक का एजुकेशन की जरूरत नहीं होती थी। मोस्ट पीपल जस्ट वांट टू अक्वायर एक पर्टिकुलर स्किल सेट, उससे वो अपना जीवन शुरू करना चाहते थे। यू वुड गेट बेसिक एजुकेशन, कखा गगा, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, एरिथमेटिक। आपके जीवन में कभी अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई स्टडी एडवांस मैथमेटिक्स, आई लव इट, बट आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड एडवांस मैथमेटिक्स इन लाइफ। आपको सिर्फ एरिथमेटिक की जरूरत पड़ती है। तो एरिथमेटिक और लैंग्वेज सिखाते थे, और फिर कोई स्किल सेट जो आप अप्रेंटिस होके कर सकते हो। तो टिपिकली जो यंग लोग थे वो 14, 15, 16 साल के उम्र तक एक्चुअली काम करना शुरू करते थे एज पार्ट टाइमर्स, एंड देन इवेंचुअली दे वुड गो इनटू फैमिली बिजनेस एंड ऑल। ये बहुत हजारों वर्षों से चलता आ रहा था ये सिस्टम। तो हमारा सिस्टम ये था। और कुछ लोग, मे बी 1%, 2% को विश्वविद्यालयों में एंट्रेंस मिलता था, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड मेरिट। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा फ्री था। इट वॉज ऑलवेज सब्सिडाइज्ड बाय द किंग्स, बाय द किंगडम्स, एम्परर्स एंड स्टेट। कभी भी आपको 1 रुपए का फीस देना नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि आपको मंथली रिकरिंग गुरु दक्षिणा देनी होगी और आप अगर 1 साल की देंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। इट वॉज नॉट लाइक दैट। इट वॉज कंप्लीटली फ्री। इट वॉज ऑल गिवन बाय द किंग्स। तो ये इन अ नटशेल हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था। इट वॉज फोकस्ड ऑन एक्चुअल एजुकेशन। आप सचमुच कुछ सीखते थे, आप रियल वर्ल्ड स्किल्स अक्वायर करते थे जिससे आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। आज का एजुकेशन सिस्टम है, आप बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री लेकर निकलेंगे, यू आर क्लूलेस। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है आज। आप अगर कंप्यूटर साइंस डिग्री लेंगे तो आप में उसको एसेस लिखने पड़ते हैं एग्जाम में। दीज आर प्रॉब्लम्स। अभी थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज बैड, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो एजुकेशन सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सिविलाइजेशन, और इसे हमें रिफॉर्म करने की बहुत आवश्यकता है। अभी कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बट आई थिंक इट्स नॉट इनफ। और उस टाइम पे ऐसा क्या था जो आज से बिल्कुल अलग था, इन द सेंस कि उस टाइम पे भी एक गुरु होते थे गुरुकुल में या टेम्पल में, और शिष्य होते थे।
आज भी ऐसे ही होता है, आज एक टीचर है और क्लास में स्टूडेंट्स हैं। जी, जी। तो एग्जैक्टली क्या डिफरेंस था जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम का जो एजुकेशन हमारा सिस्टम था वो आज के सिस्टम से बेटर था? पहली बात है, इट वॉज कम्प्लीटली फ्री। तो जो गुरु होते थे या जो शिक्षक होते थे, उनका जो सैलरी होता है लेट्स से, और उनका जो टेम्पल का अपकीप का जो भी पैसा है, या फिर जो भी कॉलेज वट एवर इट इज़, वो सब वहाँ के जो लोकल राजा होते थे वो देते थे। सो देर वॉज नो प्रेशर ऑफ मनी ऑन द गुरु। सो वो स्टूडेंट को एज अ रिसोर्स नहीं देखते थे, एज अ रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड नहीं देखते थे। और दूसरी बात होती थी कि जो आपका जो कोई गुरु है वो आपके जीवन भर के गुरु है। ऐसा नहीं कि अभी आपने इस आपने 2 साल के लिए स्टडी कर लिया, अब उनको पेमेंट नहीं दे रहे हो, सो आपके गुरु आपके टीचर नहीं रहे। ये एक बार आपके गुरु हुए तो लाइफ लॉन्ग गुरु होते थे, ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होती थी। आज ट्रांजैक्शनल सिस्टम है, अगर आपने नेक्स्ट मंथ पेमेंट नहीं किया तो आपके टीचर नहीं रहे। तो एसेंशियली आज देखिए, आज हमें सिखाया जाता है कि हमारे टीचर्स हमारे गुरु है। ये सच बात नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ गुरु एंड अ टीचर। आज के टीचर्स में मुझे दुख से कहना पड़ता है, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर विच यू हैव टू पे इन एडवांस। ये डिफरेंस है, मेन कोर डिफरेंस ये है। उस समय गुरु कभी आपसे पैसा नहीं लेते थे, गुरु दक्षिणा का सिस्टम था, इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम। आपका पूरा एजुकेशन हो गया, फिर आप वॉलंटरीली उनको कुछ दे सकते हो। ये होता है गुरु दक्षिणा। ऐसा नहीं कि गुरु की दक्षिणा नहीं दी तो आपका एजुकेशन नहीं होगा। इट वॉज कंप्लीटली ऑप्शनल, कंप्लीटली वॉलंटरी। तो ये मेन डिफरेंस है। आई थिंक इट्स अ बिग डिफरेंस, क्योंकि इससे जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है उस गुरु की जो रिस्पेक्ट है। हाँ, वो उस टाइम पे मैं इमेजिन कर सकता हूं कि कितनी ज्यादा होगी। बिल्कुल। आई एम श्योर उस गुरु को उस टाइम पे किंग से लेकर के जो नीचे जो लोग हैं सबसे रिस्पेक्ट मिलती होगी, और एक ऐसा दर्जा मिलता होगा सोसाइटी में कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था उस टाइम पे उस गुरु के लिए। बिल्कुल। कि अब मुझे सेल्फलेसली जो बच्चे आ रहे हैं उनके अच्छे के बारे में सोचना है, क्योंकि उसका अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट था दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। वंस योर बेसिक कोर सेल्फ इंटरेस्ट इज टेकन केयर ऑफ, देन यू कैन सर्व सोसाइटी। और ये प्रॉब्लम है, उस समय हमारा जो सोसाइटी था इट वॉज वेरी प्रॉस्परस, बहुत ही वेल्दी सोसाइटी था। अगर आप जीडीपी का अगर स्टडी करेंगे, एंगस मैडिसन की किताब पढ़ेंगे, सो इंडिया कंट्रीब्यूटेड एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एंटायर वर्ल्ड जीडीपी अंटिल 1700s। ये सिचुएशन था, एंड बिफोर 0 AD इट वॉज इवन मोर। तो इंडिया वॉज एक्सट्रीमली प्रॉस्परस। अगर आपके पास मनी नहीं है और सरप्लस टाइम नहीं है तो आप एक अच्छा बड़ा सिविलाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकते। सो वी हैड ऑल दैट। हिस्टोरिकली टेम्पल्स वर इनक्रेडिबली वेल्दी, इसीलिए जो बाहर के जो तुर्क वर्क आए वो सब टेम्पल्स को अटैक करते थे, क्योंकि वहाँ पर इतना सारा वेल्थ होता था। और आज 1-2 टेम्पल्स बच गए हैं जहाँ पर ऐसा वेल्थ बच गया है। वन इज द श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल साउथ में। वहाँ पर एटलीस्ट जो जितना खोला है वहाँ पर एटलीस्ट $1 ट्रिलियन वर्थ का वेल्थ है, और ऐसा हर जगह होता था, बहुत वेल्थ होता था। सो पीपल रिस्पेक्टेड, ये रिस्पेक्ट था कि हम आपको इतना डोनेशन देंगे फॉर द अपकीप एंड फॉर फ्यूचर अपकीप, लेट्स से 100 साल में, ताकि आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो और आप समाज की सेवा कर सके एज गुरुज। तो देखा जाए तो एजुकेशन एक्चुअल में टेम्पल में होती थी। दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, क्योंकि देन वी आर इक्वेटिंग एजुकेशन एंड लर्निंग विद वर्शिप। एब्सोल्युटली। आज तो वो एक जरिया है बस पैसा कमाने का या कहीं से फटाफट से सेट हो जाने का, जो टिपिकल एक लैंग्वेज हम यूज करते हैं अपने घरों में कि ये लड़का तो सेट हो गया, ये लड़की सेट हो गई, व्हाटएवर। वो दोनों तरीके से होता है। घर वाले अलग तरीके से बोलते हैं, आप लोग अलग तरीके से बोलते हैं। 1/3 ऑफ द एंटायर जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद में फिर ऐसा क्या हो गया कि आज हम इस लेवल पर हैं? तो ये क्यों हुआ? हम इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी कैसे हम देते थे? इट इज बिकॉज वी वेर अ कंप्लीटली फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन। अगर आप 5-6 हज़ार वर्ष पहले के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखेंगे, सरस्वती सिंधु एरिया में, सप्त सिंधु एरिया में, जैसे आज हम हड़प्पन या इंडस वैली रीजन बोलते हैं, तो वहां पर आपको दिखेगा कि हर सिटी, हर विलेज, हर बड़ा शहर, हर छोटा गांव में जो रोड्स होते थे वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज तरीके से ग्रिड सिस्टम में लेआउट होते थे। और दूसरी बात थी कि वहां पर बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज थी, शिप मेकिंग इंडस्ट्री, हाइड्रो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, बीड मेकिंग इंडस्ट्री, हर प्रकार की इंडस्ट्री हुआ करती थी। सो वी वेर अ कंप्लीटली फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन 5,000-6,000 ईयर्स बिफोर टुडे। और फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश आए भारत में, उन्होंने सिस्टमैटिकली भारत को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, सारे इंडस्ट्रीज नष्ट कर दी उन्होंने। अंटिल 1700 वी वर स्टिल अ फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज सिविलाइजेशन। उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज क्यों नष्ट की? क्योंकि वो इंडिया को एज अ मार्केट बनाना चाहते थे। दे वांटेड इंडिया टू बी कन्वर्टेड टू अ मार्केट सो दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट मोर वेल्थ आउट ऑफ इंडिया। वो अपना
थर्ड रेट चीप कॉटन और वो जो भी फैब्रिक टेक्सटाइल वो बनाते थे मैनचेस्टर में, वो यहाँ पे डंप करना चाहते थे. इन एक्सचेंज फॉर दैट दे वांटेड टू एक्सट्रैक्ट इंडियाज गोल्ड एंड सिल्वर आउट ऑफ इंडिया. सो ब्रिटिश ने भारत को कंप्लीटली डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया. और दूसरा, एवरीबडी इन इंडिया हैड लैंड, सबका लैंड उन्होंने हड़प लिया. ये एक्चुअली तुर्कों ने शुरू किया, मुगल्स ने, और फिर ब्रिटिश ने उसको सिस्टमैटिकली और टू द नेक्स्ट लेवल ले गए. इसलिए भारत का जीडीपी टूट गया. व्हेन द ब्रिटिश केम, जब उनका जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश राज शुरू होता है 18th सेंचुरी के आसपास, तब भारत का जीडीपी अबाउट 25% ऑफ द वर्ल्ड था उस समय. 1700s 1800s की बात है. और जब वो निकले यहाँ से तो 2% से कम था. कहाँ गया सब? दे टुक इट. ये बात है. दैट्स व्हाट हैपेंड. आपके मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, उसमें कमेंट्स ये रहते हैं कि आपके जो ओपिनियन है वो ट्रेडिशनल हिस्ट्री से डिफर करते हैं और फैक्ट्स नहीं होते हैं बट ओपिनियन है. तो अगर लेट्स हम ये सपोज करते हैं कि अभी तक जो हमें पढ़ाया गया था वो हिस्ट्री अगर गलत है, तो इट्स बिन अराउंड 70 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, तो हमारी तो एक जनरेशन ने एक हिस्ट्री पढ़ लिया. अब अगर हम ये कहते हैं कि हिस्ट्री अलग थी, तो अब तो उस चीज़ को हम अगर मान लिया जाए कि 70 साल में हमारे पेरेंट्स ने जो हिस्ट्री पढ़ा, तो हम उसको अब कैसे गलत मान लें? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फैक्ट एंड एन ओपिनियन? डू वी नो हाउ टू थिंक? डू वी नो हाउ टू लर्न? किसी को हम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाते नहीं है हाउ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन समबडीज ओपिनियन एंड एन एक्चुअल फैक्ट. और दूसरा, हाउ टू डू क्रिटिकल थिंकिंग. आप ये कैसे समझोगे? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फैक्ट एंड एन ओपिनियन. आज अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो हिस्ट्री की, किसी ने भी लिखी है लेट्स से, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये फैक्ट से है ओपिनियन से? अगर फैक्ट है, दे विल गिव एक्चुअल प्राइमरी रिसोर्सेज कि मैं ये कह रही हूँ या कह रहा हूँ, मैं ये चैप्टर लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन दीज सोर्सेज, एंड देन यू कैन गो एंड वेरीफाई दोज सोर्सेज. दैट इज हाउ यू नो इट्स अ फैक्ट. अगर कोई बिना रेफरेंसेस का हिस्ट्री बुक लिखता है, दैट इज कंप्लीट ओपिनियन. और हमें इतना भी सिखाया नहीं जाता कि हाउ टू फैक्ट चेक समथिंग. आजकल कुछ ऑफिशियल प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स है सोशल मीडिया पे, जिनका जो कहना है वो सब फैक्ट है. हाउ डू वी नो भाई? We have to learn the ability, we have to acquire the ability to do our own fact checking. It is not that difficult, लेकिन किसी को सिखाया नहीं जाता है. So you have to look for sources and references. अगर let's say Mrs. XYZ ने ये कहा, ये लिखा एक टेक्स्ट बुक में, तो you need to know how to fact check what is written there. You are right कि कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ it is completely against whatever is traditional history. भाई ट्रेडिशनल हिस्ट्री को आप फैक्ट चेक कर लीजिए. प्लीज डू योर फैक्ट चेकिंग कि इन्होंने ये क्लेम किया है, वो क्लेम किया है, उसका बेसिस क्या है उसके क्लेम का. प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव द एबिलिटी. हमारे बच्चों में एबिलिटी है ही नहीं टू डू फैक्ट चेकिंग. सो दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज एंड क्लूलेस कि किसकी बात सही माने. यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम इन लर्निंग हाउ टू डू योर ओन फैक्ट चेकिंग. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको गूगल सर्च करना सबसे पहले सीखना है अच्छे से, और दूसरा यू टू गो डीप इन टू सोर्सेज. आपको रैबिट होल में कैसे डीप जाना है वो समझना है. इट इज नॉट दैट हार्ड टू डू फैक्ट चेकिंग. देन यू विल नॉट हैव टू वंडर कि भाई ये सच बोल रहा है या वो सच बोल रही है, क्या सच है. यू विल नो आफ्टर हाफ एन आवर टू और लेट्स से 1 day ऑफ रिसर्च, आपको सब समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि फैक्ट चेकिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग रिसोर्सेज से जा करके देखना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि अगर ये बात लिखी गई है तो ये इसका सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है. जी. मान लो उसका जो सोर्स है वो ये 2 बुक्स हैं जहां से आ रही है, उनका सोर्स क्या है? 2 बुक्स हैं, उसका सोर्स क्या है? एग्जैक्टली. गो डीप. वही तो कह रहा हूँ, गो डीप इनटू द रैबिट होल. गो टू द प्राइमरी सोर्सेज कि भाई राजा चंद्रगुप्त के समय का ये इंस्क्रिप्शन है. दैट इज द ओरिजिनल सोर्स, दैट इज द प्राइमरी सोर्स. So you have क्या to go वो back. अवेलेबल है हमारे पास में? अगर अवेलेबल नहीं है तो देयर इज नो Then that's an opinion. That's just opinions. अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है उसके बारे में आप बोल रहे हो, दैट इज कंजेक्चर, दैट इज स्पेकुलेशन, दैट कुड बी ओपिनियन, दैट कुड बी राइट और रॉन्ग. लेकिन अगर कोई हार्ड एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कि भाई इस जगह पर ये इंस्क्रिप्शन है इस डेट का, तो दैट इज हार्ड स्टोन. उसको आप चेंज नहीं कर सकते. और दूसरी बात है कि कुछ जगह पर प्राइमरी सोर्सेज आर लिटरेरी एविडेंस कि उस समय के लेट्स से किसी हिस्टोरियन ने लिखा है कि ये हुआ. दैट इज हार्ड एविडेंस. या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कि भाई ये लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी नहीं थी. आज आपको सैटेलाइट इमेज में दिखेगी, आज आपको बहुत सारे नेचर पेपर्स मिलेंगे. ये सब प्राइमरी एविडेंस है. सो वी हैव टू लुक फॉर द प्राइमरी सोर्सेज एंड हार्ड साइंटिफिक एंड इनकंट्रोवर्टिबल एविडेंस. उसके बेसिस के ऊपर आपको अपने ओपिनियंस बेस करने हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ समबडीज वर्ड्स एंड प्रोनाउंसमेंट्स. तो आपको ये एबिलिटी अक्वायर करनी है, हाउ टू डू द फैक्ट चेकिंग एंड गो डीप इनटू इट टू द वेरी सोर्स. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे आपने बोला कि पहले के ज़माने में गुरुकुल सिस्टम था, बट सर उस गुरुकुल सिस्टम में सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज नॉट अलाउड टू एंटर. हाउ डू यू नो?
सर मतलब सर्टेन सेक्शन जैसे कि सम लोअर कास्ट हाउ डू यू नो दिस? आप ये क्लेम कर रही हो, हाउ डू व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लेम? प्राइमरी सोर्स क्या है? सर जैसे हमने देखा है कि एक सेक्शन है सोसाइटी का जो आज तक एजुकेशन की फील्ड में आज तक उसको मतलब वो एक सेक्शन से पीछे है। जैसे कि आप देखेंगे एक सर्टेन कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से लो ही जाती है। उसका रीज़न ये है कि उन्हें मतलब पहले से ही उस फील्ड एजुकेशन की फील्ड में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये आपको कैसे मालूम कि पहले से ऐसा है? पहले के ज़माने में ऐसे आप बोल रहे हैं सब कुछ सही था, बिल्कुल ठीक था, एकदम से अंग्रेज़ों के आने पे ख़राब हो गया। पर मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि पहले भी बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ आए और उन्होंने देखा कि ये कमियां हैं, इसलिए वो अटैक कर पाए, इसलिए वो इतना नुकसान कर पाए हमें। जी, अब आप अपना ओपिनियन दे रही है कि कुछ कमियां थी भारत की सोसाइटी में। आप मुझे कोई भी सोसाइटी किसी भी समय की दिखाओ जहाँ पे कोई कमी नहीं है, लेकिन हम अपना ही देखते कि हमारे में ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत डीप रूटेड है और ये एजुकेशन सिस्टम चाहता है कि हम में सारी कमियां हैं दुनिया भर की। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। धर्मपाल जी थे एक हिस्टोरियन और स्टेटिस्टिशियन जिन्होंने ब्रिटिश डेटा को कंपाइल किया। जब ब्रिटिश ने अपना एजुकेशन सिस्टम इंपोज किया भारत में 19th सेंचुरी में, उसके पहले उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक सर्वे किया था सारे इंडियन टेम्पल स्कूल्स का और सारे इंडियन स्कूल्स का। तो उनके स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल है जो ब्रिटिश नहीं कंपाइल किए, हमने नहीं कंपाइल किए। उनका मैं स्टेटिस्टिक्स आपको बोलता हूँ, रीड दैट, इट्स अ मल्टी वॉल्यूम बुक, द ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल। उसमें क्या मिलता है आपको? बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली गॉट एजुकेशन इन ऑल द इंडियन स्कूल्स। द मीडियम ऑफ एजुकेशन वाज संस्कृत। हमारा संस्कृत मीडियम में एजुकेशन होता था पूरे भारत भर में, उसको खत्म कर दिया उन्होंने। दे कट अस ऑफ फ्रॉम आवर सिविलाइजेशनल लैंग्वेज। दूसरी बात, एवरी सिंगल सो कॉल्ड कास्ट, आज उन्होंने ब्रिटिश ने 4 कैटेगरीज बना दी कास्ट की। हमारे में तो जाति वर्ण का सिस्टम था, बहुत सारी जातियां थी, बहुत सारे वर्ण थे, उन्होंने उसको 4 में डिवाइड कर दिया, उसको ऑफिशियल कर दिया। तो एवरी सिंगल सो कॉल्ड कास्ट, उसके बच्चों को एजुकेशन मिलता था। वो ये ब्रिटिश ही डेटा है, हमने नहीं इन्वेंट किया वो डेटा, दिस इज ब्रिटिश डेटा। सो इफ यू लुक एट द एक्चुअल फैक्ट्स, आई वुड एनकरेज यू टू रीड द ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल जी। उसको पढ़िए, आप स्वयं देखिए क्या एक्चुअल फैक्ट्स थे। मुझे पता नहीं किसने क्या कहा, किस पॉलिटिशियन ने कौन सा भाषण दिया और क्या लिखा उन्होंने, आई डोंट नो। मैंने सबके सारे पॉलिटिशियंस के लाइफ स्टोरीज नहीं पढ़े, बट आई कैन अश्योर यू इफ यू लुक एट द प्राइमरी एविडेंस जो ब्रिटिश स्टैटिस्टिक्स और डेटा के ऊपर बेस्ड है, ये सारी चीज़ें उड़ जाती है। बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली गॉट द एजुकेशन, देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज, एंड सो कॉल्ड लो कास्ट हैड एक्चुअली मोर रिप्रेजेंटेशन इन द एजुकेशन सिस्टम देन सो कॉल्ड हाई कास्ट। ये सारी मिथ्स बनाई गई है जिससे हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा कल्चर और हमारा सिविलाइजेशन बैकवर्ड है और ये गोरी चमड़ी वाले हमारा उद्धार करने यहाँ पे आए। सो आई वुड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव रेज्ड, प्लीज रीड दैट बुक, आप स्वयं देख लीजिए उसमें क्या लिखा है। ये जो पॉइंट इन्होंने रेस किया जी, कि भाई इस तरह की क्लासेस होती थी सोसाइटी में आज से हजारों साल पहले, ये इनका ओपिनियन है, इनके पास में अभी कोई फैक्ट नहीं है। यू डोंट हैव अ फैक्ट फॉर दैट, राइट? तो अभी आपने बताया कि ये एक बुक है धर्मपाल जी की जिससे कि हम वेरीफाई कर सकते हैं। आर देयर एनी अदर सोर्सेज या एनी अदर आर्कियोलॉजिकल स्टडीज या रिसर्च जिसके बेस पे हम ये कह सकें कि इस तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था आज से हजारों साल पहले? प्रॉब्लम बताने क्या है कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज थी, उसमें लाइब्रेरीज थी, उन सबको नष्ट कर दिया गया, उन सबको जला दिया गया। तो हमारे पास आज बहुत कम पुराना एविडेंस है, रिटन एविडेंस, सब कुछ जला दिया। नालंदा को जलाया उन्होंने, कुछ महीने तक वो लाइब्रेरी जली थी। सोचिए कितने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जल गए। सो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, दे डिस्ट्रॉयड ऑल आवर रिटन हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ आवर रिटन हिस्ट्री। और फिर वो यहाँ पे आए ब्रिटिश, उन्होंने कहा कि आप तो भाई ओरल हिस्ट्री रखते हो, आप तो कुछ लिखते ही नहीं हो, यू हैव नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, सो वी विल राइट योर हिस्ट्री। उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिख दी हमारी, और उसको आज भी हम पढ़ाते हैं, जिसमें उन्होंने अपने आप को ग्लोरीफाई किया। एग्जैक्टली। देखिए, अगर आपको किसी कंट्री को इन्वेड करना है, कॉन्कर करना है और उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो आपको उसका जस्टिफिकेशन तो देना पड़ेगा कि ये बहुत बुरे थे, इसलिए हम आए और हमने उनका उद्धार किया। तो उन्होंने इस प्रकार से हिस्ट्री लिखी है हमारी, और ये बात है। सो दैट इज व्हाई वी आर सो डीपली मेंटली कॉलोनाइज्ड। हमने इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम बहुत बुरे थे। हमारे टीचर हमें ये सिखाते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक हमें ये सिखाती है। तो इनका प्रश्न बहुत लॉजिकल है उस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर टॉट, क्योंकि दिस इज व्हाट इज रिटन इन द बुक्स। एग्जैक्टली, राइट। ऑब्वियसली वी विल फील दिस वे, एंड दोस बुक्स आर कंपाइल्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर देयर ओन ब्रिटिश बुक्स, ओन एजेंडा, राइट? एग्जैक्टली। क्योंकि जब तक वो किसी की सोच को कैप्चर नहीं करेंगे तब तक लोगों को कैप्चर नहीं कर सकते। जब मास्टर चला गया, लेकिन उसका गुलाम अभी भी उसको अपने आप को विप कर रहा है, मास्टर का जॉब हो गया।
We are still whipping ourselves. We are still chaining ourselves without the colonizer being here. We are still mentally colonized. और हमारा एजुकेशन सिस्टम उस मेंटल colonization को परपेचुएट करता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ये प्रॉब्लम है. जैसे हम बचपन से ही महाभारत देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें वो एक कर्ण के लिए है कि मतलब उसको एजुकेशन से मतलब वंचित रखा गया. हाँ. आपका क्या टेक है उसमें कि वो क्या वो मिथ है जो हम पढ़ते आ रहे हैं? किसी भी सोसाइटी में क्लासेस होते हैं, डिविजन्स होते हैं. देयर इज नो सच थिंग एज इक्वालिटी इन सोसाइटी. आप रोमन सोसाइटी को देखिए, ग्रीक सोसाइटी को देखिए. ग्रीक सोसाइटी में हमें कहते हैं कि डेमोक्रेसी था. आपको पता है ग्रीक सोसाइटी का डेमोक्रेसी कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली मेल्स कुड वोट. सेकेंडली, ओनली रिच मेल्स कुड वोट, प्रॉस्परस मेल्स. और उस सोसाइटी में स्लेव्स भी थे. भाई किसी सोसाइटी में अगर आप स्लेव्स रखते हो तो उसको आप डेमोक्रेसी कैसे कहेंगे? लेकिन हमें पढ़ाते हैं कि ग्रीस वॉज अ डेमोक्रेसी. तो ये सब चीज़ें है. इफ़ यू लुक एट एनी सोसाइटी फ्रॉम एनी टाइम इन द वर्ल्ड, आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी. इक्वालिटी इज अ मिथ. वी कैन गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू पीपल बट यू विल नॉट गेट इक्वल आउटकम्स. तो कर्ण वॉज नॉट अ प्रिंस. अगर आप लेट्स से 19th सेंचुरी इंग्लैंड में जाओ, ठीक है, वहाँ पर प्रिंसेस को एजुकेशन मिल रहा है फ्रॉम अ टॉप क्लास टीचर, और कोई भाई फार्मर का बेटा आके कहेगा कि मुझे भी वही एजुकेशन दो, मार के भगाएंगे उसको. दिस इज हाउ इट इज. एक रॉयल टीचर हर किसी को एजुकेशन नहीं देगा. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सन ऑफ अ चैरियटियर टू गेट द एजुकेशन ऑफ अ प्रिंस. देयर आर क्लासेस इन सोसाइटी. दैट हैज ऑलवेज बीन देयर. इट इज स्टिल देयर टुडे. इट विल ऑलवेज बी देयर इन द फ्यूचर. उसमें क्या गलत हुआ? Everything was not good in past, so we can say that we are moving forward. We were once backward, now we are getting better. Yes. No, I don't disagree completely with it. We were way better 1,000 years ago. Then क्या हुआ कि our society got invaded and destroyed. हमारी सोसाइटी जिस प्रकार से फंक्शन होती थी 1000 वर्ष पहले, उसको तोड़ दिया गया by the Turks who invaded India. They destroyed the way society functioned. जो हमारे जो मेन इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशन सिस्टम और हमारे जो रूलर्स थे, उन सबको हटा दिया गया और एक फॉरेन सिस्टम हमारे ऊपर इम्पोज किया गया. और जब आपका सोसाइटी, आपका सिस्टम जिस प्रकार से इवॉल्व हुआ है उस प्रकार से फंक्शन नहीं कर सकता, तो उसमें कुछ विकृतियाँ आ जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 years. So these things happen. Some bad qualities come inside. कुछ विकृतियाँ बाहर से आती है, कुछ विकृतियाँ अंदर बन जाती है. If you are not allowed to function the way you have evolved to function for thousands of years, something will go wrong. देखिए, एग्जाम्पल देता हूँ. We all know about Apple Corporation. Apple, iPhones, all that. उसका फाउंडेशन किसने किया? उसको फाउंड किया स्टीव जॉब्स ने. Now Steve Jobs was the founder of Apple. He ran Apple for a few years. फिर उसको निकाल दिया और फिर एक नया बॉस आ गया, उसका मुझे नाम याद दिए. एंड देन द न्यू मैनेजमेंट रैन एप्पल इनटू द ग्राउंड. इट नियरली वेंट बैंकरप्ट. सो किसकी गलती है? इज इट द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉइज और द लीडरशिप दैट द कंपनी गॉट बैड प्रैक्टिसेस इनसाइड इट? एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. Who is at fault? The employees or the leadership? Leadership. And then Steve Jobs comes back and he fixes the problem because of the better leadership. In India for the past 1000 years, we had horrible leadership and everything went wrong internally. किसको आप ब्लेम करेंगे? स्वयं को ब्लेम कर देंगे कि हमारी सोसाइटी खराब है या फिर लीडरशिप खराब थी? थिंक लॉजिकली. क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है हमें. पूरे विश्व का सबसे पुराना जो टेक्स्ट है वो है ऋग्वेद. ऋग्वेद में बहुत सारे श्लोक है जिसके ऑथर लेडीज है, महिलाएं. गार्गी, घोषा, लोपामुद्रा, बहुत सारे नाम है. आप मुझे पूरे विश्व में कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट दिखाइए, फाउंडेशनल रिलीजियस टेक्स्ट, जिसका एक शब्द भी किसी महिला ने लिखा हो. इफ यू हैव रेड उपनिषद्स तो उसमें आप देखेंगे बहुत जगह पर देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स जो आत्मज्ञान प्राप्त कर रही हैं. आत्मज्ञान विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज. वेदास मतलब नॉलेज एंड वेदांता मतलब द एसेंस ऑफ ऑल वेदास, द सुप्रीम नॉलेज. दैट मीन्स नॉलेज रिलेटेड टू द सेल्फ. और वो सेल्फ नॉलेज भी दी जा रही है फीमेल्स को और वो फीमेल्स आगे उस नॉलेज को शेयर कर रही हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है जो ये कह रहे हैं. दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग. इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं था, और था तो किस लेवल पे था. और उन फीमेल्स का भी आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं. दे वर नॉट फ्रॉम रॉयल फैमिलीज. जी बिल्कुल. इनफैक्ट अष्टावक्र गीता अगर आप पढ़ेंगे तो अष्टावक्र जिनकी हम बात करते हैं, ही वॉज नॉट अ किंग. और उनकी पूजा कर रहे हैं कौन? राजा जनक. दूसरा एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त मौर्य. किनके पुत्र थे वो? किनके पुत्र थे? उनका लीनियज क्या था? कुछ नहीं था. ही बिकेम द एम्परर ऑफ ऑल इंडिया. ये था भारत. कहां है डिस्क्रिमिनेशन?
उनके गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त चाणक्य, ब्राह्मण। फैक्ट्स देखिए प्लीज, मैं यही कह रहा हूं, प्लीज थिंक क्रिटिकली, लुक एट एक्चुअल डेटा, लुक एट एक्चुअल फैक्ट्स, थिंक ऑन योर ओन विदाउट टेकिंग समवन्स ओपिनियन एज योर थॉट्स। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट राइट इन ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटीज। तो हम गलती क्या कर रहे हैं, एज ही सेइंग, कि हम अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अपनी सिर्फ कमियों को देख रहे हैं, अपनी जो अच्छाइयां हैं उसको नहीं देख रहे। हम ये नहीं देख रहे कि वॉट एवर द सिस्टम वॉज, वी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 1/3 ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज बिग थिंग। इसका मतलब समझो ना क्या था, कि मतलब वी वर प्रॉस्परस। तो जो भी सिस्टम था, इंक्लूडिंग द लिमिटेशंस ऑफ द सिस्टम, उसकी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वी वर डूइंग फाइनेंशियली वेल। जो आई थिंक जो सिटीज थी, दोज वर आल्सो प्लान्ड, जहां तक मैंने पढ़ा है, सुना है। बेटर ड्रेनेज सिस्टम्स देन व्हाट वी हैव टुडे इन इंडिया। अभी लास्ट ईयर फ्लड्स हुआ था पाकिस्तान में, हर जगह पाकिस्तान फ्लडिंग हो गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो में पानी निकल गया। कहाँ से? 5000 ईयर ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम जो हमारे पूर्वजों ने बनाया। देखिए, कोई भी सोसाइटी अगर प्रॉस्परस है तो इट इज अ फंक्शन ऑफ द सक्सेस ऑफ द सोसाइटी। और किसी भी सोसाइटी में बहुत सिस्टमैटिक इश्यूज है, बहुत डीप रूटेड इश्यूज है, तो वो प्रॉस्परस नहीं हो सकती अनलेस इट इज एन एम्पायर लाइक द रोमन एम्पायर, जो दूसरों को कॉलोनाइज करके उनकी वेल्थ छीनती है, या ब्रिटिश एम्पायर जो प्रॉस्परस हो गई दूसरों की वेल्थ छीन के। हमने किसी को कॉलोनाइज नहीं किया, बट वी बिकेम प्रॉस्परस ऑन आवर ओन थ्रू आवर ओन आउटपुट। तो दैट टेल्स यू हमारी सोसाइटी एक्चुअली बहुत अच्छी थी। कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे यहाँ वहाँ, बट नथिंग मेजर। दैट इज यू टू अंडरस्टैंड। और अगर थे भी तो कब नहीं थे? क्या ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं थे? बट हो सकता है हमको इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया गया है कि उस टाइम पे जो कुछ इश्यूज थे उसको इतना हाईलाइट कर दिया है, सिर्फ इश्यूज को। और जो भी अच्छी बातें वो मुझे नहीं पता कहां पर है टेक्स्ट बुक में। एक एग्जांपल है, ब्रिटिश एम्पायर, जहां पर 19th सेंचुरी में द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर था, ठीक है। आप चार्ल्स डिकन्स की बुक्स पढ़िए। चार्ल्स डिकन्स बहुत ही फेमस 19th सेंचुरी नॉवेलिस्ट था ब्रिटेन का। क्यों फेमस था? क्योंकि वो एक्चुअल लाइफ दिखाता था विविडली। उसके हीरोज को देखिए और उस समय के ब्रिटेन को देखिए, उनके बुक से ही, उनके नॉवल से ही। पॉवर्टी एवरीवेयर, इनइक्वालिटी एवरीवेयर। ऑलिवर ट्विस्ट की कहानी देखिए, पुअर ऑर्फन, उसको कितना मिसट्रीट करते हैं। वहाँ पे कितने पुअर लोग होते हैं जो पुअर हाउस में रहते हैं, उनके पास रात को सोने की जगह नहीं होती है। लंदन वॉज फुल ऑफ पॉवर्टी एंड क्राइम इन द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड। ये सच है, दीज आर फैक्ट्स। इंडिया में कभी ऐसा नहीं था। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें कंपैरेटिव स्टडी भी करना चाहिए। ब्रिटिश एम्पायर का स्टडी कीजिए, उनका सोसाइटी कैसा था। वो 13 साल के बच्चों को हैंग करते थे फॉर स्टीलिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड। भारत में कभी ऐसा होता था? प्लीज अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड। बाहर जाके देखिए, कंपैरेटिव स्टडी कीजिए और फैक्ट्स देखिए, देन यू विल नो द ट्रूथ। सो आई इनवाइट यू ऑल टू डू दैट फॉर योर सेल्व्स। किसी का ओपिनियन को मत स्वीकार कीजिए, खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से क्रिटिकल थिंकिंग कीजिए, एग्जामिन द एविडेंस एंड एक्चुअल फैक्ट्स। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए। इट My वाज pleasure. प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखा, सर ने एक हिस्ट्री तो वही स्टार से चीज़ें हमें याद करवा दी, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो जिनके बारे में हमने काफ़ी देखा है। लेकिन अगर देखा जाए ना, सर ने एक नई चीज़ें बताई। सबसे पहले अगर गुरुकुल की बात की जाए तो वो स्टडी थोड़ी सी मुश्किल होती थी, इसीलिए जैसा हमने देखा है, मुश्किल इस तरह होती थी कि जब बच्चे ने जाना है, जब तक उस भाई पूरी नहीं होनी अपनी स्टडी, तब तक अपने माता पिता से भी नहीं मिलते थे। ऐसे हुआ था गुरुकुल में, जैसा हमने देखा। लेकिन उससे हटकर सर ने बताया, टेंपल में होती थी एक अलहदा जगह बनाई गई थी, जिस जगह में भाई सारे चाइना से, पूरी दुनिया से, जहाँ से मर्जी लोग आते थे, अपना पढ़ते थे, अपना अच्छे टीचर होते थे, हर हिस्ट्री की चीज़ के बारे में पता चल जाता है। लेकिन ये चीज़ें होती थी और बहुत अच्छी अच्छी हिस्ट्री, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो भाई उन्होंने हमें दिखाई थी, जो आज भी हमारे काम आ रही हैं। तो वो तब से चलती आ रही हैं और अब भी हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरुकुल में जो एक शिष्य होते थे ना, वो एक मतलब के एक स्टडी हासिल करते थे, लेकिन वो गुरु की रिस्पेक्ट काफ़ी करते थे।
ऐसे ही है ना, आपने देखी है मतलब कि एक रामायण में देख ले भाई, एक गुरु जी की वो कितनी रिस्पेक्ट, और गुरु जी के उनके एक ऐसा मकाम होता था। लेकिन जब हनुमान जी गए थे ना, उनके माता पिता ने भेजा था उनको गुरुकुल में, उन्होंने तो भाई गुरु जी का जीना ही हराम उधर कर दिया था। लेकिन जब गुरु जी एक सिखा रहे होते थे उनको छेड़ देना, एक जो बच्चे थे उनको भी मतलब कि अपनी तरफ खींचना, तो तब गुरु जी ने उनको एक श्राप दिया था। वो हर चीज हनुमान बोले जी थे को। और बाद में लेकिन याद आया अब था। की स्टडी और तब की स्टडी एजुकेशन में एक काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब तो भाई एक अब ठीक है, इंडिया में भाई काफ़ी एजुकेशन है, लोग हासिल भी करते हैं, लेकिन एक इधर हमारे में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है अभी तक। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। वक्त के साथ साथ जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो चेंज होता जाता है, लेकिन उसके और आज के एजुकेशन सिस्टम में हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि वो जो एक स्टडी होती थी ना, उसमें हर तरह की जो है ना वो शिक्षा आप समझ लें कि दी जाती थी कि अपने स्टूडेंट को, उसमें अपनी लाइफ के बारे में, उसमें आगे मतलब उसमें ज़्यादा जिस तरह उन्होंने ऐड के ऊपर बताया कि ज़्यादा जो है ना वो जो गुरुकुल आप देख लें, उधर जाते थे जो मतलब प्रिंसेस थे, जो मतलब जो एक मतलब बादशाह या राजा के जो है ना वो बच्चे थे। महाभारत में भी देख लें जिस तरह पांडु पुत्र गए, उसके अलावा बाकी धृतराष्ट्र के बेटे जो है ना वो गए, ये सारे इकट्ठे हो गए। तो ये उधर उस हिसाब से जो है ना वो एक और सिस्टम था। लेकिन ये कि वो एक कंप्लीट स्टडी, जब उधर वो जाते थे 20-20 साल के लिए, 25-25 साल के लिए उधर रहना और हर तरह की तालीम हासिल करना, उसमें एजुकेशन के साथ साथ जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो आगे उन्होंने सर्वाइव करना होता था वो सारी चीज़ें सिखाते थे। लेकिन आज में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब गोरे आए हैं उन्होंने जो है ना वो हर तरह से चीज़ें चेंज करने की कोशिश की है। वो क्यों की हैं? क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को जो है ना वो देखा है और अपने हिसाब से चाहते। लेकिन जो हमारा पहले सिस्टम चल रहा था ना, वो हमारे लिहाज से बिल्कुल ठीक था, हम उसमें जो है ना वो बिल्कुल सही आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री एवरीथिंग हर चीज़ थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को उसमें मर्ज करने की कोशिश की, अपना सिस्टम मर्ज करने की कोशिश की। वो इस तरह वो मतलब जड़ों तक पहुँचे कि हम जो है ना वो हर चीज़ अपने पीछे छोड़ के और उसको लेके कैरी करके हम आगे जो है ना चलते रहें। लेकिन एंड के ऊपर जिस तरह उन्होंने भी बताया करण के बारे में, तो वो भी यही था कि वो मतलब उनका तल्लक जो है ना वो एक लोअर फैमिली से था और जो बाकी थे ना वो अपर फैमिली, जिस तरह राजा वगैरह या ये सारे थे, तो उस वजह से थोड़ा सा सिस्टम जो है ना वो आगे पीछे हो गया। लेकिन ये कि काफ़ी हिस्ट्री जो है ना वो मतलब डिफरेंट है। पहला एजुकेशन सिस्टम जो है ना जो हमें लग रहा था, जो क्योंकि चाहे हम महाभारत है चाहे रामायण है, जो हमने देखा ना वो हमारे लिहाज से जो है ना वो बेस्ट था। लेकिन वक्त के साथ आज का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज थोड़ी जदीदियत आ गई है, आज थोड़ा टेक्नोलॉजी का दौर है, और उस हिसाब से ज़ाहिर बात जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक आप माशरे में जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सके थे, नहीं कर सकते। इसलिए जो है ना वो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती गई भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।